तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ईपीएस और पीई का जिक्र किया था, isn't it? तो पीई छोटा है तो बेटर है या बड़ा है तो बेटर है बच्चों? पीई बड़ा बेटर होता है। नहीं, पीई छोटा। हाँ, ईपीएस ज्यादा और पीई जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। व्हाट इट क्लियर? चलिए, अगर आपने इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया अभी तक तो आपको वहां पे हर कंपनी के शेयर का डेली बेसिस का पीई नजर आता है। तो पीई इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू डिसाइड वी शुड और वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन द मार्केट। ओके, चलिए, तो ये कुछ कहानी पढ़ रहे थे, इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू, डिविडेंड एंड ऑल हम पढ़ चुके थे बच्चों। हमको स्टार्ट करना था अपने मार्केट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से, इजंट इट? यहीं से स्टार्ट करना था। चलिए, तो मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, आज इन बातों पे बच्चों हम जिक्र करेंगे। तो आप अपनी वर्कबुक में कहीं खाली पेज ढूंढ लीजिए या किसी कॉपी में खाली पेज ढूंढ लीजिए और वहां पे एक हेडिंग लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ओब्लिक मार्केट कैपिटलाइजेशन oblique index. I repeat, concept of market value, oblique market capitalization, oblique index. And when I say index, please write two contents. One is Sensex and other is Nifty. Sensex टॉप 30 कंपनीज के शेयर प्राइसेस का एवरेज होता है बच्चों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है एक्सचेंज का। एंड निफ्टी जो है चिल्ड्रन, ये टॉप 50 कंपनीज का एवरेज प्राइस कैलकुलेशन होता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कैलकुलेट करके दुनिया को दिखाता है। इसके यूजेस क्या है, ये कहाँ काम आता है, ये सब बहुत एडवांस स्टडी है, आप धीरे धीरे समझेंगे। पहले आप मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेंसेक्स, निफ्टी का ज्ञान ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा ये यूज कहां पे होता है। तो मतलब पहले ये समझें कि मौसम्मी क्या होती है, फिर समझे मौसम्मी का जूस कैसे निकलता है, उसके बाद मौसम्मी का जूस पीना सीखें, देन इट विल बी टोल्ड टू यू कि इस जूस के फायदे क्या है, विटामिन सी मिलेगा या कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको। सो अपनी क्लास वर्क कॉपी में या वर्कबुक में इसको लिख लें बच्चों। चलिए, रिपीट वंस अगेन, द पार्ट ऑफ द स्टडी फॉर टुडेज सेशन इज मार्केट वैल्यू क्या है, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ हो गया एंड ऑल दैट। व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स बोले तो स्टैटिस्टिक्स है बच्चों, बट फाइनेंस में कैसे यूज होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया के दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। टोटल इंडिया में सुपर एक्टिव यही दोनों हैं बच्चों। पहले तो हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बट आई हैव टोल्ड रीजंस टू एवरीबॉडी कि ये क्यों बंद हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से मैचअप नहीं कर पाए। तो जो हमारे मार्केट रेगुलेटर हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि भाई या तो टेक्नोलॉजी को बढ़िया कर लीजिए या तो अपनी दुकान पे ताला लगा दीजिए। तो देयर वाज यूपी स्टॉक एक्सचेंज आल्सो इन कानपुर, मॉल रोड एरिया, आपने नवीन मार्केट सुना होगा, वहां पे हुआ करता था। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक दरियागंज एरिया चल रहा है नियर रेड फोर्ट, वो एरिया आपने सुना होगा, वहां पे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। गुजरात का अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज होता था, हर स्टेट में एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप नहीं कर पाए, तो सेबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इन सबको बंद कर दिया गया। तो इंडिया में सुपर एक्टिव इस समय तीन है बेसिकली, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अदर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सब तीसरा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये दोनों ज्यादा है थोड़े। गॉट इट क्लियर? और होता क्या है स्टॉक एक्सचेंज में, ये तो सबको पता है, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी बेची जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। किसी जमाने में स्टॉक एक्सचेंज ऑफलाइन चला करते थे, बट ये भी स्टोरी आपको बताइए, फोन वाला केस याद होगा, कैसे फोन पे ब्रोकर चीट किया करते थे अपने क्लाइंट को। बॉम्बे में शेयर बिक रहा है 70 का, या क्लाइंट को बोल दिए 100 रुपए का बिक रहा है, तो एक शेयर के बदले में 1.5 शेयर का पैसा लिया करते थे वो लोग। तो ये सारी धांधेबाजी खत्म करके ऑनलाइन सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया कंट्री में। एंड वर्ल्ड में बच्चों एनएससी वाज द फर्स्ट टू डू इंटरनेट ट्रेडिंग। तो एनएससी के आने से पहले किसी को पता ही नहीं था कि इंटरनेट ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली। समझ में आ गया? तो इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। कैसे होता है कैलकुलेट, बड़ा सिंपल है। आपने अगर स्टैट्स का मेरा लेक्चर अटेंड किया हो या नहीं किया तो वीडियो देखा हो, मैंने वहां पे प्राइस के चेंज से बताया था इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, बस एग्जैक्टली वही कंप्यूटेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोगों को, दुनिया को टॉप 30 कंपनीज का डेटा
अपने शेयर प्राइसेस का देता है, एंड दैट इज नेम्ड एज सेंसेक्स, जो बना है दो शब्दों से, सेंसिटिव इंडेक्स। व्हाट? सेंसिटिव इंडेक्स, SENS, ये सेंसिटिव से आया, इंडेक्स से EX आ गया। और सर ये निफ्टी कैसे बना? टॉप 50 ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो N स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IFTY जो है ये 50 से आया, तो इसीलिए इसको निफ्टी 50 बोलते हैं। व्हाट? निफ्टी 50। व्हाट इट? बट अब इसमें 50 कंपनीज नहीं है, अब इसमें 51 हो गई हैं। वो कैसे 51 हो गए वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो रेडी एवरीबडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, तो आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार कंटेंट आ रहा होगा स्क्रीन पे, सबको नजर आ गया होगा ये कॉम्पोजिशन, इजंट इट? आर्या जी, आदित्य जी, अनुष्का, गीतिका, जय, महक, प्रियंका, श्रेया, सिद्धार्थ, श्रुति, सौम्या, त्विषा, वंश, वान्या जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, सबको नजर आ रही है? चलिए, यस सर। तो ये होता क्या है इंडेक्स? मैंने एक पुराना एग्जांपल लिया हुआ है, सीरियल नंबर, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू सी है चिल्ड्रन? 10। तो मेरे इंडेक्स में 10 है। सेंसेक्स की बात करें तो 30 होते हैं, और निफ्टी की बात करें तो 50 होते थे, अब 51 हो गए हैं। एंड हेयर आई हैव मेंशन द नेम ऑफ द कंपनीज। पहली कंपनी कौन सी है बच्चों? रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, भूल से ना लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल, ग्लैक्सको, सन फार्मा, इन्फोसिस, विप्रो एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस को लिया है, मल्टी सेक्टर कंपनी है ये। ऑटोमोबाइल में मारुति और टाटा ले लिया। टेलीकॉम में मैंने BSNL और भारती एयरटेल ले लिया। फार्मास्यूटिकल में ग्लैक्सको और सन फार्मा, और IT में आई हैव टेकन इन्फोसिस, विप्रो एंड टाटा। टोटल 4-5 सेक्टर्स मैंने ले लिए। रियलिटी में 22 से 23 सेक्टर्स होते हैं, और कोई भी सेक्टर छूटा ना रह जाए, इसलिए लगभग 1-1, 2-2 बेस्ट कंपनीज को ले लिया जाता है। गॉट इट? देन बच्चों मैंने 10:10 पे ऑन 12 अगस्त 2020 एक प्राइस का डेटा इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे रिलायंस का शेयर 900 रुपए का है, बाजार में इनके 10,000 शेयर हैं। मारुति का 1200, मार्केट में कितने शेयर हैं इनके? 20,000। टाटा मोटर्स का शेयर 3200 रुपए का, हाउ मेनी शेयर आर देयर? 40,000। ये एक्चुअल डेटा नहीं है बच्चों, ये आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो रिलायंस के वगैरह लाखों करोड़ों शेयर है बाजार में, 10,000 नहीं है। BSNL का शेयर कितने का है? 90 रुपीज का, और कितने शेयर हैं बाजार में? 5,000। भारती एयरटेल कितने का शेयर है? 210, एंड मार्केट में कितने शेयर हैं? 10,000। पीपल कैन एक्टिव पार्टिसिपेट एक्टिवली। जो मोमोज वगैरह खाए हो कल रात में डिनर में वो तो नहीं बोल पाएंगे, या जिन्होंने फेविक्विक जूस पी लिया, बाकी लोग बोले। ग्लैक्सको कंपनी का शेयर कितने का है? 150, एंड हाउ मेनी शेयर्स आर देयर चिल्ड्रन? 30,000। अभी भी लगता है मोमो इफेक्ट ज्यादा है, तो दाल चावल खाएं लोग। 25 रुपए का सन फार्मा का शेयर, एंड हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 70,000। 420 रुपए का शेयर है इन्फोसिस का, एंड हाउ मेनी आर देयर? 80,000। विप्रो का मेरे एग्जाम्पल में कितने का शेयर है? 600 का, और टोटल कितने हैं बच्चों? 20,000। और 3200 रुपए का टाटा कंसल्टेंसी का शेयर, और कितने शेयर हैं? 2,000। तो सबको प्राइसेस और नंबर ऑफ शेयर्स नजर आ गया। तो बच्चों जब आप प्राइस को नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट यू हैपन टू गेट इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्राइस का नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारा जवाब क्या आएगा बच्चों? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप बोल सकते हैं बाजार में इन कंपनीज की जो रियल वर्थ है 10:10 12 अगस्त 2020 को, वो ये है बेसिकली। तो सबको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया। देन चिल्ड्रन 10:12 कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? 2 मिनट के बाद ही 900 रुपए का रिलायंस का शेयर था, कितने का हो गया? 950। मारुति का 1200 का शेयर कितने का हो गया? 1100। टाटा मोटर्स का 3200 का शेयर कितने का हो गया? 34। BSNL का 90 रुपए का शेयर कितने का हो गया? 120। भारती का 210 का शेयर कितने का हो गया? 240। ग्लैक्सको 150 से बढ़ के 210। सन फार्मा 25 रुपए से बढ़ के, सॉरी घट के 20 रुपए। इन्फोसिस 420 से घट के 340। विप्रो 600 रुपए से बढ़ के 720, और TCS 3200 से घट के 3100। तो सम शेयर प्राइसेस हैव गॉन अप
and some share prices have gone down. सर इसकी क्या वजह है? भाई वजह सिर्फ एक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड बढ़ेगी शेयर प्राइसेस विल गो अप, सप्लाई बढ़ेगी शेयर प्राइसेस विल गो डाउन. अब सर ये डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड बढ़ने के बहुत रीजंस हैं. लॉकडाउन लग गया, लोगों को पता लग गया कि अब मारुति का प्लांट तो 3 महीने बंद है, तो मारुति का प्रोडक्शन तो कुछ होगा नहीं. प्रोडक्शन कुछ होगा नहीं तो उससे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी नहीं. प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो शेयर होल्डर के मन में एक डर आ गया, हाय राम मेरे को तो डिविडेंड ही नहीं मिलेगा. डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसको खतरा महसूस होगा. खतरा महसूस होगा तो ऐसे ढेर सारे लोग अपने शेयर बेच के मार्केट से भागना चाहेंगे. तो बेचने वालों की गरज ज्यादा है. सप्लायर, पीपल हु विश टू सेल आर मोर. खरीदार भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो बाजार में शेयर खरीदने नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है भाई खरीद के तो फंसने वाला काम हो जाएगा. इट इज बेटर टू अवॉइड. सेलर बेचारा मजबूरी में सस्ते भाव में बेचने को तैयार हो गया. तो दीज कुड बी द मेनी रीजंस. रिलायंस का शेयर 900 से 950 कैसे हो गया? रिलायंस ने न्यूज डाल दी कि हम ऑक्सीजन यूएस से इंपोर्ट करके लोगों को 80% सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करेंगे. तो भाई रिलायंस का धंधा बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया. बिजनेस बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा बच्चों तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बेटर हो जाएगी. कंपनी अच्छा डिविडेंड अपने लोगों को देगी तो लोग चाहेंगे चलो रिलायंस का शेयर खरीद लें. डिमांड इज मोर. तो अगर आप मेरे से रिलायंस का शेयर खरीदने आएंगे बच्चों, क्या मैं आपको 900 रुपए का शेयर 900 से कम में दूंगा? नो. तो ये तो प्रॉफिटेबल है, मैं 900 से ज्यादा में दूंगा. तो दीज आर द मल्टीपल वेरियस रीजन जिससे शेयर प्राइसेस बढ़ते भी हैं एज वेल एज घटते भी हैं. तो 2 मिनट बाद अगेन आप नंबर ऑफ शेयर्स को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस से, और आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन. खोपड़े में बात गई. तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने कैलकुलेट किया था एट 10 सो कॉल्ड 10 AM चिल्ड्रन, उसे हम बोलेंगे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन. और जो 2 मिनट बाद हमने कैलकुलेट किया चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज व्हाट? करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसी करंट और बेस को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करके हमारी एक वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू से एनालिसिस करेंगे दैट ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन. तो एकदम सिंपल है, जैसे आप अपने 5 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, बस कुछ वैसा ही कैलकुलेशन है. फर्क सिर्फ इतना है कि परसेंटेज इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 100. ये जो इंडेक्स का कैलकुलेशन है बच्चों, सेंसेक्स जो है ये 100 के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, और जो निफ्टी है इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 1000. सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1980 के आसपास, 79 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था बट 80 माना जाता है उसका बेस ईयर. और निफ्टी जो है इसको 92 और 1994 बोलते हैं. सर ऐसा क्यों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में बना था बट शेयर्स की बाइंग सेलिंग 94 में आज सच स्टार्ट हुई थी. ओके, तो माना जाता है कि निफ्टी का जो जन्म हुआ वो 1990 कब हुआ बच्चों? 4 में. और सेंसेक्स का जो जन्म हुआ वो हुआ प्रैक्टिकली 1980 में. तो सोचिए उस समय 100 पॉइंट पे था, आज 65,000 के आसपास है. 650 गुना की ग्रोथ. तो अगर आपके दादाजी ने 100 रुपए उस समय लगाए होते मिला के इन सब शेयर्स में, तो वो आज 65,000 रुपए होते. और अगर दादाजी ने 1,000 लगाया होता तो 6.5 लाख होता. दादाजी ने 10,000 लगाया होता तो 65 लाख होता. दादाजी ने 1 लाख लगाया होता, सर हम तो पढ़ाई लिखाई आज ना करते. इसीलिए आपके दादाजी ने पैसा नहीं लगाया. उनको पता था कि बच्चे नालायक हो जाएंगे तो फालतू पैसा मत लगाओ. ओके, तो बच्चों इतना कॉम्पोजिशन आप लिख लें. ड्रॉइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट धातु वाले कॉलम बना के फिर हम आगे चलते हैं. चलिए, तो एग्जाम्पल में हाउ मेनी कंपनीज आर विजिबल इन माय एग्जाम्पल चिल्ड्रन? 10. समझ में आ गया? तो निफ्टी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें 10 की जगह 50 कंपनीज होती हैं बच्चों, और सेंसेक्स का जो कैलकुलेशन होता है इसमें 30 कंपनीज होती हैं. और इस 30 और 50 में लगभग 28 29 27 कंपनी सेम होती है. अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या दादागिरी है कि यही रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज अ पैरामीटर, आई रिपीट, देयर इज अ पैरामीटर जिसके बेसिस पे ये शफलिंग होती रहती है बच्चों. सर ये क्या होते हैं पैरामीटर्स? अगेन बहुत एडवांस स्टडी है ये, बट आपको पता होना चाहिए. कंपनी का मार्केट कैप
अगर टॉप 50 में आ रहा है, टॉप 50 में, तो निफ्टी में एनएससी वाले उसको कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट इट क्लियर? टॉप 50। और सेंसेक्स में देखा जाएगा टॉप 30 में जो कंपनीज आती है, वील टेक देम। बट सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है बच्चों, ये एक क्राइटेरिया है। वन मोर क्राइटेरिया इज, सिखाऊंगा आपको आने वाले समय में, इंपैक्ट कॉस्ट। ये क्या होती है सर? किसी भी कंपनी का शेयर जब आप खरीदने जाते हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में एक बाय प्राइस नजर आता है और एक सेल प्राइस। जैसे आप किसी तनिष्क के शोरूम में जाएं और बोले कि भाई हमें गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, तनिष्क वाले कहेंगे ठीक है, 22 कैरेट की ही जनरली ज्वेलरी बनती है, 24 कैरेट में तो कॉइन बनाते हैं, ज्वेलरी बनती नहीं जनरली 24 में। डायमंड ज्वेलरी तो 15, 16, 18 कैरेट में बन जाती है। 22 कैरेट गोल्ड 56,000 रुपी पर 10 ग्राम रेट है। बट ये रेट वो है जिसपे तनिष्क आपको ज्वेलरी बेचेगा, मतलब तनिष्क का सेल रेट, तनिष्क का सेल रेट। आप अपना पुराना गोल्ड अगर लेके जाएंगे 22 कैरेट वाला, तो तनिष्क कहेगा हम इसे 55,600 में आपसे खरीदेंगे। सर बड़े चोर हैं तनिष्क वाले। अरे चोर क्या है, बिजनेस कर रहे हैं। आप अपना गोल्ड बेचेंगे तो दे विल गिव यू 55,600, और वही गोल्ड जब वो किसी और को बेचेंगे तो दे विल चार्ज 56,000। कितने का डिफरेंस है चिल्ड्रन? 400 रुपीज का। 56,000 और 55,400, मैथमेटिकली 400 का डिफरेंस है। तो सेल रेट इज 56,000 एंड बाय रेट इज 55,600। 400 का डिफरेंस है, 400 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस गोल्ड जैसी कमोडिटी में बड़ा कम होता है, बट अगर आप शोरूम से 15 लाख की कार खरीद के लाएं और अगले दिन वापस जाएं शोरूम में, शोरूम वाला कहेगा 12 लाख से ऊपर में नहीं लेंगे। सर एक दिन में कार का प्राइस 3 लाख गिर गया। क्योंकि कार एक ऐसी चीज है जो बहुत फास्ट बाय सेल नहीं होती, बट गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत फास्ट बाय सेल होती है। तो हर वो चीज बच्चों, ये मैं एक बहुत बड़ा एनालिसिस आपको बता रहा हूं, हर वो चीज जिसकी बाइंग सेलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, उसके बाय और सेल रेट में डिफरेंस बहुत कम होगा। और वो चीज जिसकी बाइंग सेलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो होती है, उसके बाय सेल रेट में गैप बहुत ज्यादा होता है। आप रियल एस्टेट की बात ले लीजिए। आपके पापा ने 1 करोड़ का लैंड खरीदा आज, क्या कल बिक जाएगा? इजिली बेचने में 2-3 महीने लगेंगे, बाय ढूंढना पड़ेगा। तो पापा 2-3 महीने का इंटरेस्ट प्रॉफिट जोड़ के उसे बेचेंगे ना। तो हर वो चीज इस धरती पे जिसकी बाइंग सेलिंग फ्रीक्वेंसी फास्ट है, बाय सेल रेट में गैप बहुत कम होगा। तनिष्क वालों के लिए क्या है? 55,600 में आपसे खरीदा, आधे घंटे बाद 56,000 में बेच दिया। फिर किसी से खरीदा 15 मिनट बाद, फिर बेच दिया। तो दिन में बाइंग सेलिंग गोल्ड की 50 बार होगी, बट प्रॉपर्टी डीलर्स दिन में रियल एस्टेट की बाइंग सेलिंग 50 बार नहीं करते। तो इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हर शेयर का एक बाय प्राइस होता है बच्चों, और हर शेयर का एक सेल प्राइस। व्हाट इट क्लियर? तो अगर आप देखें कि आपको रिलायंस का शेयर आज बेचना है, मान लीजिए गूगल बोले 2850 का रेट है, तो 2850 वो रेट है जिसमें आप शेयर बेचोगे। फिर जब खरीदने जाओगे ना, तो हो सकता है 2852 रुपए मिले, 2 रुपए महंगा। तो जहां पे इंपैक्ट कॉस्ट 1% से कम है, 1% से कम है, इस कंपनी के शेयर का निफ्टी और सेंसेक्स में जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है बच्चों। और अगर इंपैक्ट कॉस्ट 1% से ज्यादा है, तो उसकी निफ्टी और सेंसेक्स में जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो इंपैक्ट कॉस्ट एक परसेंटेज होता है बाय और सेल प्राइस का डिफरेंस। तो अगर ये 1% से कम है, तो माना जाता है कि इसकी बाइंग सेलिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज है। और अगर इसकी इंपैक्ट कॉस्ट 15% है, ऐसे चल रहा है सर, तो रुका हुआ है, वो लगभग रुका ही हुआ एक तरह समझ लीजिए। तो जो हमारा रोवर गया है चंद्रयान पे, वो 1 मीटर चलता है कितनी देर में बच्चों? 24 दिन में वो लगभग 500 मीटर कवर करेगा। तो एक दिन में कितना कवर करेगा? अरे 14 दिन में 500 मीटर, तो एक दिन में लगभग कितना कवर करेगा बच्चों? 14 दिन में 500 मीटर कवर करेगा, तो एक दिन में कितना कवर करेगा? अराउंड 300, 350 मीटर के आसपास। 24 घंटे में 350 मीटर, तो उसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है। तो अगली बार दूसरा रोवर भेजेंगे जिसकी स्पीड बहुत फास्ट हो। अगर ये पता लग जाए इसरो को कि डेटा बहुत ढेर सारा कलेक्ट करना है, जब उसको डेटा ही बहुत ढेर सारा कलेक्ट नहीं करना, तो क्या फर्क पड़ता है धीरे चले या तेज चले? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पढ़ाई अपने करिकुलम की ऐसी करनी है कि आप लगभग 7-8 महीने में कोर्स तैयार कर ले, तभी आप बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। बट अगर आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 5 साल में एक बार होता है, बस 5 साल में, सर बोर्ड एग्जाम है कि ग्रहण है? 5 साल में एक बार होता है, तो क्या आप पढ़ाई बहुत फास्ट करेंगे?
आप पढ़ाई स्लो करेंगे। गॉट इट क्लियर? और पता है बोर्ड एग्जाम हर 3-3 महीने में हो रहा है, तो पढ़ाई बहुत फास्ट करेंगे। तो जो कंपनी सो कॉल्ड टॉप 50 में आती है, टॉप 30 में आती है, उनके चांसेस होते हैं जाने के जिसकी इंपैक्ट कॉस्ट 1% से कम हो, मतलब बाय और सेल का जो डिफरेंस हो वो 1% से कम हो, उनकी निफ्टी और सेंसेक्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर और क्या कंडीशंस हैं? कंपनी का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए। तो मान लीजिए दो कंपनी है, हम लिमिटेड और एक है आप लिमिटेड। आप लिमिटेड के 15% शेयर उनके प्रमोटर्स के पास है, 85% पब्लिक के पास है। हम लिमिटेड के 70% शेयर तो मेरे पास हैं और पब्लिक के पास है 30%। तो किस कंपनी के ज्यादातर शेयर पब्लिक के पास है? आप लिमिटेड के। और किसके कम है? हम लिमिटेड के। इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। व्हाट? फ्री फ्लोट मतलब बाजार में कितने शेयर हैं। तो जिस कंपनी के बाजार में शेयर ज्यादा होंगे उनकी निफ्टी और सेंसेक्स में आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिनके शेयर्स प्रमोटर्स के पास ज्यादा होंगे उनके चांसेस कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? तो आप किस जगह से कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे? जहां पे शोरूम में मल्टी ब्रांड्स हो चिल्ड्रन, या जहां पे सिर्फ अपना ब्रांड हो? मल्टी ब्रांड्स हो। रिलायंस वाले क्यों सक्सेसफुल है ट्रेंड्स को लेकर? वो अपना ब्रांड तो बेचते ही बेचते हैं नेट प्ले के नाम पे होम ब्रांड है उनका, बाकी वो लेवाइस भी बेचते हैं, वो वर्साशे भी बेचते हैं, लेटेस्ट से बीवा भी बेचते हैं, तो इसलिए लोग उसको भी खरीदने जाते हैं वहां पे। सो पीपल अंडरस्टूड निफ्टी और सेंसेक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने वो अभिषेक बच्चन वाली मूवी देखी हो, स्कैम या बिग बुल जो भी आई थी, वहां पे वो उस पर्सन से बात करने जाता ना कि भाई आपकी कंपनी के आपके पास शेयर ज्यादा है बट पब्लिक के पास कम है, अगर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हो तो पब्लिक को शेयर ज्यादा दो। तो किस कॉलोनी में आपके पापा मम्मी या आप घर खरीदना चाहेंगे? वेयर पार्क इज अवेलेबल फॉर पीपल और वेयर इट इज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल? वेयर इट इज अवेलेबल, भाई मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बट जहां पे पार्क अवेलेबल ही नहीं है, जो मोहल्ले के सबसे रईस अंकल है उन्हीं के पास ताला चाबी है, क्या आप ऐसी कॉलोनी में घर लेना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? मेरे पास पैसे आ गए, मैंने एक बहुत बड़ा सा टेंपल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा बना दिया, और मेरी फैमिली की प्रायोरिटी है वहां जाने की, ताला चाबी हमारे पास रहेगा, क्या आप लोग वहां विजिट करेंगे? बिकॉज एक्सेसिबल ही नहीं है। तो ये बातें समझ में आ गई? सेंसेक्स और निफ्टी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका मार्केट कैप टॉप 50 या 30 में होना चाहिए। समझ में आ गया? वो तब होगा जब आपकी मार्केट प्राइस ज्यादा होगी और शेयर्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करके ही आया ना, तो ये दोनों जितने ज्यादा ये उतना बड़ा हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट चल रहा है, आपकी इंपैक्ट कॉस्ट 1% से कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो आपको नहीं लाएंगे। क्यों? इसका मतलब आपकी बाइंग सेलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? पब्लिक के पास आपकी कंपनी के शेयर ज्यादा से ज्यादा हो। अगला कहानी सुन लीजिए, हर 15 तारीख को बच्चों ये कैलकुलेशन किया जाता है। अगला कैलकुलेशन 15 सितंबर 2023 को होगा। बीएससी भी कैलकुलेट करेगा, एनएससी भी कैलकुलेट करेगा, टॉप 30 और 50 कंपनीज के लिए, कि पिछले 6 महीने में ये जो टॉप 50 और 30 कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स में है, इनकी बाइंग सेलिंग 80% ऑफ द डेज हुई है या नहीं हुई। तो मान लीजिए हर महीने 20 दिन स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, हफ्ते में 5 दिन मान लेते हैं, मोटा मोटा 20 दिन, तो 6 महीने में कितने दिन हो गए चिल्ड्रन? 120। और 120 का 80% कितना होता है बच्चों? जिन कंपनीज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग 96 डेज कम से कम हुई है, उनको मौका मिलेगा निफ्टी और सेंसेक्स में आने का। तो 3 बातें बहुत याद रखनी है आपको। पहला, टॉप 50 में मार्केट कैप होना चाहिए। दूसरा, इंपैक्ट कॉस्ट 1% से कम। और तीसरा, इनकी ट्रेडिंग कितने परसेंट हुई हो पिछले 6 महीने में? 80%। अच्छा सर, मान लीजिए कोई कंपनी पिछले महीने खुली है तो उसके तो 6 महीने हुए ही नहीं, कोई बात नहीं, जब वो कंपनी आई तब से देखेंगे वो 80% ट्रेड हुई है या नहीं। ये 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं बच्चों, तो इन 3 के बाद देखा जाता है। सर मान लीजिए 55 कंपनीज हैं जो मैच कर रही हैं, इम्पॉसिबल है बच्चों। मार्केट कैप किसी भी कंपनी का सेम हो ही नहीं सकता। 1-2 रुपए का, लाख 2 लाख का, करोड़ 2 करोड़ का फर्क तो आएगा ही आएगा। जैसे कभी भी किसी भी स्कूल का रिजल्ट बोर्ड का आता है, 2 बच्चों के मार्क्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। सर अगर हो गए तो
SUPW का ग्रेड देख लेंगे, हेल्थ एजुकेशन का ग्रेड देख लेंगे। सर मान लीजिए वो भी एग्जैक्टली सेम हो गया तो एकदम सर फेविक्विक से चिपक के एग्जाम दिए थे वो लोग। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? ऐसा आईटी में होता है, परसेंटाइल दोनों बच्चों का स्कोर सेम हो गया तो किसको AIR1 बोलेंगे? जिसकी एज ज्यादा है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका AIR1 हो जाएगा, और जिसका पहला अटेम्प्ट था उसका AIR2 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो भी एक अटेम्प्ट और है। वो तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, मार्क्स एकदम सेम हो गए। मान ली फिजिक्स का भी स्कोर सेम है, मैथ्स का भी, सब कुछ सेम हो गया, एग्जैक्टली सेम। तो आखिरी जो पड़ाव है वो एज का आएगा। सर एक ही भाई थे सर, जुड़वा थे, तो उनसे बोलेंगे बेटा टॉस कर लो, हेड्स टेल्स अपना समझ लो तुम लोग। ऐसा नहीं हो सकता बेसिकली, समझ आएगा सर? फिर पापा मम्मी की एज का मीन निकाल लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत शेयर कोइंसिडेंस है कि मार्केट कैप एकदम सेम हो जाए, 1-2 लाख रुपए का फर्क तो आ ही जाता है। चलिए, कंपनी की लॉन्गेविटी देख ली जाएगी, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो एक, सर मान लीजिए ये भी हो जाए, फिर कुंडली दिखाएंगे और क्या। तो इतना कोइंसिडेंस कभी मैच करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बच्चों बात? तो पीपल अंडरस्टूड कैसे ये निफ्टी सेंसेक्स चलते हैं। तो मार्केट कैप तो एक व्यू है, बाकी और भी बहुत ढेर सारी कंडीशंस हैं। तो 3 बातें याद रखेंगे। तो पहला मार्केट कैप, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट, और तीसरा कितने परसेंट डेज ट्रेड हुआ शेयर, 80%। समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों देयर आफ्टर एक यूनिटरी मेथड आपके लिए मैंने यहां पे बनाया हुआ है, और ये यूनिटरी मेथड कैसे काम करता है लेट्स सी। जो लोग सो रहे हैं जग जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हम अज्यूम करने जा रहे हैं कि हमारे इंडेक्स की जो बेस वैल्यू है दैट इज हाउ मच, 1000। सेंसेक्स होता तो इसको 100 मानते, निफ्टी होगा तो इसे 1000 मानेंगे, और करंट इंडेक्स वैल्यू निकालनी है। आई होप सो बचपन में आप सब ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा बच्चों। तो अगर बेस मार्केट कैप 22,18,000 करोड़ है, तो करंट मार्केट कैप कितना है चिल्ड्रन? 22,60,000 करोड़। नहीं समझे? बहुत बड़ा हो गया कैलकुलेशन। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 22,18,000 करोड़ इज व्हाट चिल्ड्रन? बेस मार्केट कैप। और करंट मार्केट कैप कितना है? 22,60,000 करोड़। हमने इस 22,18,000 करोड़ को इक्विवेलेंट टू क्या मान लिया? ओ 22 करोड़ 18 लाख, 22 करोड़ 18 लाख, उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो हमने इस बेस को कितना मान लिया बच्चों? 1000। तो अगर ये 1000 है तो दिस वुड बी हाउ मच? तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, 22 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 22 करोड़ 18 लाख, होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1000। क्या आंसर आएगा आपका? 1019। और न्यूज़पेपर में ये न्यूज ऐसे छपती है, निफ्टी 19 पॉइंट बढ़ गया। तो 19 पॉइंट बढ़ने का मतलब मेजॉरिटी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़े हैं या सबके बढ़े हैं? मेजॉरिटी। अगर किसी बच्चे का पिछले एग्जाम में 88% था और अब 97 आ गया, इज इट गारंटीड चिल्ड्रन कि उस बच्चे के हर सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े? बट मेजॉरिटी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े हुए हैं। व्हाट इट? तो सर ये कैलकुलेशन कौन करता है? ये कैलकुलेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है हर सेकंड। आई रिपीट चिल्ड्रन, हर सेकंड। आज तो संडे है, मार्केट ऑफ है, नहीं तो मैं आपको गूगल पे दिखाता कैसे वो ग्राफ बनता रहता है। हर सेकंड वो बढ़ता भी और हर सेकंड वो घटता भी है। ऊपर जाता है तो एरो ऊपर का होता है, नीचे जाता है तो एरो नीचे का होता है। एवरी सेकंड शेयर प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग, एवरी सेकंड चिल्ड्रन। सो एवरी सेकंड दिस कैलकुलेशन वुड चेंज। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो जब आपको नजर आता है कि भाई हमारा सेंसेक्स 65,100 पॉइंट्स है चिल्ड्रन, तो ये बेसिकली ऐसे ही कैलकुलेट हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, सेंसेक्स होता तो हेयर आई कुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि निफ्टी है तो आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1000। गॉट इट? तो लेटेस्ट वैल्यू मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स की है कितनी। यस सर। अंडरस्टूड कैसे ये निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट होते हैं चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, सो मूविंग अहेड, यहां पे सबको मार्केट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। आप बोल रहे थे सर निफ्टी 50 है और 51 हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है बच्चों। ये कंपनी जब खुली तो
people contributed, but who were those people? कौन थे वो लोग? मैंने आपको बताया हुआ है, there were 16 stock brokers at the very beginning in India, children. खूब धांधलेबाजी चोरी चकारी का काम धंधा ये लोग करते थे. गवर्नमेंट ने जब इनकी चोरी पकड़ी तो इनको ऑफर दिया, या तो ब्रोकर का काम करो, या तो स्टॉक एक्सचेंज में मैनेजर बन जाओ, या तो स्टॉक एक्सचेंज के मालिक बन जाओ. कहने का मतलब मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज संभाल लो, या स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप ले लो, और या तो वहां पे बाइंग सेलिंग करो. मतलब मेरे 10-15 दोस्तों ने मिलके इंडिया में, स्टोरी है, फेक स्टोरी है, रेलवे स्टार्ट किया. जिस डेस्टिनेशन पे हम चाहते थे हम लोगों को वहीं लेके जाते थे. लोगों की चॉइस गई भाड़ में, जहां हमारा प्रॉफिट होगा वहां लेके जाएंगे. लोग कह रहे हैं हमें दार्जिलिंग जाना है, उनको डरा दिया, वहां भूतनी और चुड़ैल रहती है, वहां मत जाना. क्यों? दार्जिलिंग तो कोलकाता के बगल में ही है, किराया कम मिलेगा. लखनऊ से मुंबई ट्रेवल करा रहे हैं ताकि किराया ज्यादा मिले. कुछ दोस्त यार केटरिंग सर्विस चलाते थे, उसमें भाई लॉन्ग ट्रैवल होगा तो खाना भी ज्यादा खाएंगे लोग. यस और नो? तो जो अपना मन करता था वो लोगों को बहला फुसला के समझा के बेवकूफ बना के धंधा पानी करते थे. हमको एक कंपनी मिली अंजलि लिमिटेड, उसने बोला कि हमारा शेयर बिकवा दीजिए, आपको बढ़िया घूस देंगे. हमने तारीफ करनी स्टार्ट कर दी अंजलि लिमिटेड की. कंपनी मिली रस्तोगी लिमिटेड, और रस्तोगी लिमिटेड हमें कोई घूस दे ही नहीं रही है, तो हमने इसकी बुराई करनी स्टार्ट कर दी ताकि लोग इसके शेयर ही ना खरीदे. दुनिया भर की रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज करते थे, भयंकर फ्रॉड होता था, लोगों को खूब चीट करते थे. जब गवर्नमेंट को ये सब बातें पता लगी कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन 16 लोगों की बैंड कैसे बजाई जाए. उस समय तो देश में कोई कानून भी नहीं था. ये बच्चों में 1880s और 90s की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस के भी पहले की. तो जब इंडिपेंडेंट हो गई कंट्री, ये 16 लोगों का सो कॉल्ड डोमिनेशन बढ़ने लग गया, तो गवर्नमेंट ने महालनोबिस कमेटी करके एक बनाई थी, शायद नरसिम्हा कमेटी भी एक थी इसमें, वो सब बनाई गई, और पता लगा कि ये चोरी चकारी की हरकतें बहुत तेज बढ़ रही हैं. देन केम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इनके पिताजी कौन थे, यहां पे पैसा कौन लगाते थे? LIC, SBI, IDBI, ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर इन स्टॉक एक्सचेंजेस को बच्चों सेटअप किया. अब ये 16 स्टॉक ब्रोकर्स जो थे, इनसे बोला गया कि भाई आपकी हरकतें हमको ठीक ठाक पता लग चुकी हैं, अब आपके पास 3 चॉइस है. क्या 3 चॉइस हैं? क्योंकि भाई हम आपको पूरा इंपॉर्टेंस देंगे, आपने देश में लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग सिखाई, तो आप मालिक बन जाइए, या मालिक नहीं बनना चाहते तो वहां नौकरी कर लीजिए, और नौकरी भी नहीं करना चाहते तो जो काम कर रहे थे बाइंग सेलिंग का वही करते रहिए. तो अब मैं इंडियन रेलवेज में या तो मालिक बन जाऊं, या तो मैं वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, और या तो सो कॉल्ड टिकटिंग एजेंट बन जाऊं. पहले तीनों काम मैं और मेरे दोस्त मिलकर करते थे. रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग, धोखाधड़ी चोरी चकारी चलती थी. अब गवर्नमेंट कह रही ये नहीं चलेगा, चॉइस ले लीजिए क्या करना है आपको. क्योंकि अगर सारी चीजें एक इंसान के हाथ में होंगी तो गड़बड़ियां चलती रहेंगी. आई रिपीट, गड़बड़ियां चलती रहेंगी. अब इंडिया में क्यों स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल अलग होती है? ताकि सेंटर स्टेट को पूरी तरह से डोमिनेट ना कर पाए. नहीं तो भाई जो सेंट्रल बोलेगा वही स्टेट को मानना पड़ेगा. तो इसीलिए हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि स्टॉक एक्सचेंज जो होगा उसपे ओनरशिप अलग लोगों के हाथ में होगी, नौकरी अलग लोग करेंगे, बाइंग सेलिंग अलग लोग करेंगे. पहले सब हम ही 16 लोग मिलकर करते थे. तो इन 16 लोग का पत्ता साफ हो गया. जो डरपोक टाइप के थे उन्होंने नौकरी पकड़ ली, जो थोड़े इगोइस्टिक थे दे बिकेम द ओनर्स, और जिनको सिर्फ पैसा कमाना था दे बिकम ट्रेडर्स, स्टॉक ब्रोकर्स. खोपड़े में बात गई. और इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज को बोलते थे बच्चों डी म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. क्या बोलते थे? डी म्यूचुअलाइज्ड, जहां पे ओनरशिप अलग हाथों में होगी, मैनेजमेंट अलग हाथों में होगा, और ट्रेडिंग राइट्स अलग हाथों में. तो मान लीजिए बच्चों आप कल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मैनेजर की जॉब पकड़ लेते हैं. जब तक आप वहां मैनेजर हैं आप स्टॉक ब्रोकर का काम नहीं कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? और अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक ब्रोकर बन जाता हूं, जब तक मैं स्टॉक ब्रोकर हूं मैं वहां पे नौकरी नहीं कर पाऊंगा. तो जो लोग ओनर है वो अलग, जो मैनेज कर रहे हैं वो अलग, और जो ब्रोकिंग कर रहे हैं वो अलग. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का सबको समझ में आ गया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
डे वन से बच्चों वॉज अ डीम्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओनर कौन था इसका? LIC, SBI, IDBI, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगा के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया। हमारे आपके जैसे लोग वहां नौकरी भी कर सकते हैं, और कोटक ब्रोकर्स, SBI, समझ में आ रही बातें, रिलायंस मनी नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, ये सब स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो मान लीजिए आनंद राठी आपके पापा का स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है, तो आपके परिवार का कोई भी इंसान, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपके परिवार का कोई भी इंसान स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी नहीं कर सकता। अगर नौकरी करनी है तो पहले आपको ब्रोकिंग राइट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर मैं कल को ढेर सारे पैसे लगा के कोई स्कूल सेटअप करता हूं एंड आई बिकेम द ट्रस्टी ऑफ दैट स्कूल, तो मेरे खानदान का कोई भी इंसान उस स्कूल में नौकरी नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों? हम अपने फायदे की बात करेंगे। गॉट इट? तो जो मैनेजमेंट ट्रस्ट होता है किसी भी स्कूल का, उसके फैमिली के लोग वहां जॉब नहीं कर सकते, और जो लोग वहां जॉब कर रहे हैं वो ट्रस्ट का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मंदिर भी आपका, पुजारी भी आप, और भक्तगण भी आप ही के परिवार के होंगे, तो वहां पे पूजा पाठ नहीं होगा, वहां सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो पहले इंडिया में चलते थे म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग, ये तीनों चीजें मिली जुली सरकार सब चलती थी। आप बोल सकते हैं जैसे सरकारी सिस्टम में भाई जवाहरलाल नेहरू जी, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी जी, फिर उनकी वाइफ सोनिया गांधी जी, फिर उनके बेटे और बेटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी, परिवारवाद चल रहा है नेतागिरी में। तो देश की तरक्की होगी कि परिवार की तरक्की होगी? परिवार की तरक्की होगी, देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की कब होगी? जब पार्टी के लोग अलग होंगे और जो MPs MLAs होंगे वो अलग। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बीजेपी से MP हैं, बट वो पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है। तो पार्टी का काम है प्रमोशन करना, अपनी सो कॉल्ड फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। प्राइम मिनिस्टर का काम है देश को चलाना। तो डीम्यूचुअलाइज्ड। बातें समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? तो इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा आगे निकल गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा हाथ मिला रहा है उनके साथ। खोपड़े में बात गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये सारी कहानियां क्लियर हो गई बच्चों सबको? सारी कहानियां क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये सारी बातें क्लियर हो गई? कंफर्म? पक्का? तो अब हम जब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन NSE चिल्ड्रन? LIC, SBI, IDBI और ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी कंपनीज हैं। तो किसी जमाने में इंडिया में, बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इंडिया में किसी कंपनी का शेयर तो मैं और आप खरीद सकते हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज का शेयर खरीदने बेचने की परमिशन नहीं थी। सर स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होता क्या है? चलिए बताते हैं आपको। ये मान लीजिए बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब सेटअप किया गया तो टोटल कंट्रीब्यूशन लगा कितने का? 2000 करोड़ रुपए का। कितने का? 2000 करोड़। एक शेयर था बच्चों 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 करोड़ शेयर्स। कितने हो गए? 20 करोड़। मान लीजिए LIC ने खरीदे 12 करोड़, SBI ने खरीदे 6 करोड़, और IDBI ने खरीदे 2 करोड़। तो ये शेयर्स LIC किसी को नहीं बेच सकता, ये शेयर SBI किसी को नहीं बेच सकता, और ये शेयर IDBI किसी को नहीं बेच सकता। सर क्यों नहीं बेच सकता? सेबी ने डिसअलाउ किया था। सेबी ने डिसअलाउ किया हुआ है। क्यों डिसअलाउ किया है? आपके घर के बगल में कोई लैंड है चिल्ड्रन, और वो लैंड आर्मी को बिलोंग करती है, क्या आर्मी वाले उसको बेच सकते हैं? गवर्नमेंट ने उनको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जमीन नहीं दी। सर कोई तो वजह रही होगी जो सेबी ने रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया। बिल्कुल। एंड द रीजन वाज, अगर सेबी LIC को अलाउ कर दे, बेच लो शेयर कोई बात नहीं, SBI को अलाउ कर दे, IDBI को अलाउ कर दे, तो पूरे के पूरे 20 करोड़ शेयर हो सकता है अमेरिका वाले खरीद लें, हो सकता है चाइना वाले खरीद लें, हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको वाले खरीद लें, और वो लोग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करने लग जाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि बाहर से कोई आके आपके मोहल्ले में ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीद ले? नो, नो फॉरेनर कैन बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया until unless he has the citizenship status in India। पता लगा चाइना वालों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक फ्लैट खरीद लिया और वहीं पे मिसाइल लगा के राष्ट्रपति भवन में फेंकने लग गए।
तो इसलिए बाहर वालों को अलाउड नहीं होता है। जितनी एम्बेसीज भी इंडिया में है ना, चाणक्यपुरी में, दिल्ली में, और कॉन्सुलेट्स है मुंबई में, ये सब किराए पे होती है, सब किराए पे। पता लगा खरीद ली, अब वहां पे अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया और अलग अलग चुटपुटिया की तरह बम फेंके जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अलाउड। तो सेबी ने वैसे ही LIC, SBI और IDBI को बोला पैसा लगाओ NSE में, एक नई दुकान चलाओ, एक नया धंधा पानी चलाओ, NSE पैसा कमाएगा, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। सर NSE पैसा कैसे कमाता है? मैं ब्रोकर हूं, मेरे को लाइसेंस लेने के लिए फीस देनी पड़ेगी। आपकी कंपनी का शेयर बाय सेल हो रहा है, आपको फीस देनी पड़ेगी। जो लोग शेयर खरीदते बेचते हैं उनको फीस देनी पड़ती है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज पैसा कमाता है। समझ में आ रही बच्चों बातें कि नहीं? और ये प्रॉफिट किसके किसके बीच में बटेगा चिल्ड्रन? LIC, SBI तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो ढेर सारे, इनके बीच में बटेगा। तो सेबी ने बोला आप पैसा लगाइए, फल खाइए, डिविडेंड लीजिए, बट आप अपने शेयर किसी को बेच नहीं सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोचा हम तो एक तरह का स्टेज बन के रह गए हैं, लोग आते हैं, नाचते गाते हैं, खुश होते हैं, टिकट बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। हमारी जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत बढ़ नहीं पा रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ नहीं पा रही। तो इन्होंने सेबी को बोला भाई देखिए LIC ने हमारे में पैसा लगाया, SBI ने पैसा लगाया, IDBI में पैसा लगाया, ये भी बेचारे थक गए हैं पैसा लगा लगा के, सिवाय डिविडेंड के इनको कुछ मिलता नहीं है। प्लीज आपके हाथ जोड़े हैं, हमारे भी ये जो 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनको भी बेचने खरीदने की परमिशन दी जाए, बट वी फॉलो योर रूल्स, परमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, इंडियन सिटीजन ओनली। तो कुछ साल पहले तक NSE में LIC, SBI और IDBI ने इन्वेस्ट किया था, बट ये इन शेयर्स को किसी दूसरे को बेच नहीं सकते थे, अलाउ कर दिया गया बच्चों। इसीलिए अब निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनीज तो वो हैं जिनका आंसर ये आपको देते हैं, जिनके प्राइसेस ये आपको बताते हैं। एक खुद भी है, ये एक खुद भी है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो इंडियन रेलवेज एक ट्रैवल सर्विस है, आप भी टिकट बुक कराएं, हम भी टिकट बुक कराएं, टॉप 50 ट्रेन में आप टिकट बुक करा सकते हैं। बट कभी आपने इंडियन रेलवे नाम की ट्रेन का नाम सुना है? नो। तो आने वाले हो सकता है 100 साल बाद एक सौरभ सर एक्सप्रेस चल रही हो, एक लेटर से आर्या एक्सप्रेस चल रही हो, एक गीतिका एक्सप्रेस चल रही हो, एक अमन एक्सप्रेस चल रही हो, अलग अलग ट्रेन चल रही हैं। इंडियन रेलवे कहेगा हम भी अपनी ट्रेन चलाएंगे, हमारा नाम होगा इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट? इंडियन एक्सप्रेस। खोपड़े में बात गई। तो कुछ सालों तक NSE अपने कंप्यूटर सिस्टम पे टॉप 1500-1600 कंपनीज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग करवाता था। लोग आते थे, शेयर खरीदते थे, पैसा देते थे, चले जाते थे, सब कमाते थे। ब्रोकर भी कमाता था, भारत सरकार भी कमाती थी, स्टॉक एक्सचेंज भी कमाता था, सब कमाते थे। अब NSE ने कहा हम भी अपने आप को बेचना चाहते हैं, हम भी अपने आप को बेचना चाहते हैं। तो टिल नाउ हम NSE में टॉप 50 कंपनीज के तो शेयर बाय सेल करते ही थे बच्चों, बाकी भी 1000-1200 कंपनीज हैं, आप उनके भी शेयर बाय सेल कर सकते हो। बट डेटा किनका रिपोर्ट किया जाता है लोगों को? टॉप 50 का। आई होप सो इट्स नॉट गोइंग ओवर द हेड। बट अब NSE ने बोला टॉप 50 के साथ हमारा शेयर भी बिकेगा, हमारा शेयर भी बिकेगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि मोहल्ले का धोबी है, मोहल्ले का धोबी है, पूरे मोहल्ले से कपड़े लेता है धुलने के लिए, अपने भी अब धोने लग गया। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर, मेरी 500 प्रॉपर्टीज है इंडिया में, ढेर सारे लोगों को मैं प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं, लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। मैं आपकी प्रॉपर्टी भी किसी को किराए पे देता हूं और आपसे कमीशन ले लेता हूं, किसी की प्रॉपर्टी किसी को दी, उससे भी कमीशन ली। अब मैं अपने घर पे भी किराएदार रखूंगा, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेचना चाहता हूं। समझ में आ गई कहानी? कुछ ऐसा होने लग गया। तो टिल नाउ इफ आई से NSE में 1695 कंपनीज थी चिल्ड्रन, 1695, उसमें से टॉप 50 का जिक्र हमेशा होता है, बाकी 1645 का जिक्र नहीं होता। तो अब ये 1695 कितनी बन गई? 1696। तो कुछ साल पहले तक जो कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, रजिस्टर्ड थी, सिर्फ उनका शेयर बाय सेल होता था। अब NSE को भी परमिशन मिल गई है। समझ में आ गया? तो अब NSE में टॉप 50 का डेटा आपको नहीं दिया जाता, टॉप 51 का दिया जाता है। तो एज ऑफ टुडे अगर आपसे कोई पूछे निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मेनी सिक्योरिटीज, तो आपका आंसर 50 नहीं होगा, आपका आंसर अब ये 51 हो गया है। बट गूगल का पुराना डेटा किताबों में आज भी बहुत जगह 50 ही चल रहा है।
तो समझ में आई बच्चों कहानी? व्हाट इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस चिल्ड्रन? स्टोरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल और नॉट? कंफर्म? चलिए सर, बीएससी का आई डोंट थिंक सो कि बीएससी का शेयर अभी बाजार में बिकने के लिए आया होगा। एक बार गूगल करके चेक कर लेंगे कि वो अपडेट कर पाए अपने आप को कि नहीं कर पाए। तो बस आप स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह मान लें कि ढेर सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गॉट इट क्लियर? प्रॉपर्टी डीलर एक्स की प्रॉपर्टी वाई को बिकवाता है, ए की प्रॉपर्टी बी को बिकवाता है, सी की प्रॉपर्टी डी को बिकवाता है। तो यही काम स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेचने लग गए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? पक्का? चलो, यूबीआई इन्वेस्टमेंट लोअर्स ईपीएस टू एस्टिमेट Suzlon एनर्जी। इसका क्या मतलब है? यूबीएस इन्वेस्टमेंट, यूबीएस इज यूनाइटेड ब्रेवरी सर्विसेज, ये विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी। 2009 में इन्होंने 20.5% ईपीएस एस्टिमेट किया। इनको एक कंपनी Suzlon एनर्जी खरीदनी थी और फाइनेंशियल ईयर 2010 में ये 23.4% हो गया, जो कि 12 रुपए 20 पैसे हो गया। अब सर ये सब क्या होता है? टारगेटेड प्राइस एंड ऑल बताऊंगा, परेशान मत होइए। ईपीएस तो सबने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ईपीएस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, सेबी कौन है, थोड़ा सा सेबी के बारे में जिक्र करेंगे। सेबी के बारे में ध्यान दीजिएगा बच्चों। मनमोहन सिंह जी का नाम सबने सुना होगा। द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंडिया इज मनमोहन सिंह जी। देश की हालत बहुत खराब थी। 1948 की इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम चौपट, 56 उससे भी थोड़ी लेस चौपट, बट थी चौपट ही। 1991 में दरवाजे खोले और ढेर सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इनवाइट किया गया। जब इंडिया में ये कंपनीज आई तो इन्होंने लोगों से पैसे लेने स्टार्ट किए बाय सेलिंग व्हाट चिल्ड्रन? शेयर्स। मनमोहन सिंह जी को लगा कि जब ये आएंगे तो कुछ धांधलेबाजी चोरी चकारी करेंगे, तो इनके ऊपर एक मॉनिटर बैठा दो। और मॉनिटर का नाम क्या रखा? सेबी। सेबी की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चों, दैट इज 1988। 1988 में सेबी को बनाया गया था सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए, गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स पे। बट उसके बाद 1992 में सेबी को एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेगी, ऐसा बना दिया गया। सेबी आज की तारीख में बहुत बड़ी पावर है। इंडिया में फाइनेंस का एफ जब स्टार्ट होता है तो सेबी से पूछ के ही स्टार्ट होता है। तो सेबी का काम है प्रमोट करना टू द सिस्टम ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, टू रजिस्टर द वेरियस बॉडीज। आप कोई भी कंपनी हो, आप ब्रोकर हो, आप म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो चिल्ड्रन, रजिस्ट्रेशन सेबी के अप्रूवल के बाद ही होगा, वरना नहीं होगा। एंड टू रेगुलेट द मार्केट। तो अगर मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज शब्द यूज करूं, सेबी इज द पापा ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो आपके पापा बोलेंगे घर में वही होगा, या जो मम्मी बोलेंगी वही होगा, या जो दादाजी दादी जी बोलेंगे वही होगा। तो बिना सेबी की परमिशन से फाइनेंस का पत्ता भी नहीं हिल सकता हिंदुस्तान के अंदर। तो सेबी का एक्चुअल जन्म 1988 में हुआ, बट वहां से लेकर 92 तक इनके पास सिर्फ डिसीजन देने के लिए, एडवाइस देने की पावर्स थी, किसी को सजा सुनाने की पावर नहीं थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स चेंज्ड। 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, बाहर से काफी कंपनीज आई, इंडियन कंपनीज ने अपने आप को एक्सपैंड किया, कोलैबोरेशंस किए, चोरी चमारी ना बढ़ जाए, बदमाशी ना बढ़ जाए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना बढ़ जाए। कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो किसको बनाया हमने बच्चों? सेबी को बनाया। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? पक्का? तो एज ऑफ टुडे अगर आप एक म्यूचुअल फंड सेटअप करना चाहते हो कंट्री में, बताऊंगा आगे क्या होता है म्यूचुअल फंड, आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? आपको सेबी से लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो इट अल्टीमेटली प्रोटेक्ट्स, इट प्रमोट्स एंड इट रेगुलेट्स द मार्केट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये कंटेंट आप कॉपी कर लें, काफी काम की चीज है। तो आपके लेवल पे मैं कंपैरिजन और यूज कर सकता हूं। Those who study from Council of Indian School Certificate Examination and those who study from CBSE, whatsoever syllabus you people study children, it is regulated by your respective board. Yes or no? तो जैसे स्टूडेंट के लिए सीबीएसई, आईएससी या कोई दूसरा स्टेट बोर्ड होता है, वैसे ही कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वी हैव व्हाट? सेबी बेसिकली। तो अगर सेबी ना होता तो समझ लीजिए खूब पैसा आपका ऐसे ही निपट जाता।
तो सर क्या सेबी कोई प्रोटेक्शन भी देता है? फ्रॉडलेंटली कोई पैसा लेके अगर भागता है तो सेबी 10 लाख रुपीस तक का गारंटी आपको देता है कि वो दिलवा देगा वापस। बट अगर आपने मार्केट में पैसा लगाया, प्राइस गो डाउन, ये लॉस हो गया, तो सेबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ में क्या? हाँ यस, हाँ इसका पर्टिकुलर लोगो भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। पी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चलो। सो एस्टैब्लिश 1602 स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? दिस इज अगेन टोल्ड बाय मी वेरी वेल। तो स्टॉक एक्सचेंज को एग्जैक्टली आप सब्जी मंडी समझ लीजिए। किसान आता है सब्जी बेचने और हम आप जाते हैं सब्जी खरीदने। तो दे आर द सेलर्स एंड वी आर द बायर्स, एंड सब्जी वाला इज द ब्रोकर। सब्जी वाला इज द ब्रोकर। फर्क सिर्फ इतना है, सब्जी वाले को सब्जी बेचने के लिए स्टोर करनी पड़ती है, स्टॉक करनी पड़ती है। बट जो भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचने आता है, ब्रोकर उससे शेयर खरीदता नहीं है, शेयर खरीदता नहीं है। तो आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम चलता है, कंप्यूटर पे बेचने वाले लोग भी नजर आ रहे होंगे और खरीदने वाले, सर लोग नजर आते हैं? लोग नहीं नजर आते, डिटेल्स नजर आते हैं। जैसे आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी, जो लैंडिंग हमको आपको दिखाई गई चिल्ड्रेन, क्या वो एग्जैक्ट फोटो थी? वो तो एनिमेटेड था, पूरा एनिमेटेड था। व्हाट इट क्लियर? वहां सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है डेटा पे, क्योंकि उस समय कोई कैमरा थोड़ा था। हाँ, रोवर जब उतरा, दैट वाज एक्चुअल। हाउ दैट वाज एक्चुअल? बिकॉज वहां पे कैमरा लगा था, बट वो लाइव नहीं था, रिकॉर्ड करके उसने फोटो भेजी है। समझ में आ गया? बट अगर ये हमारा चंद्रयान जो वहां पे लैंडर था, लैंड किया, और ये मान लीजिए 2 4 5 साल तक चलता रहे, अगली बार जब लैंड करेगा उसके अगल बगल फोटो जहां तक खींच पाए, तो आपको रियल फोटो नजर आ जाएगी। तो अभी जो आपको दिखाया गया, दैट वाज सिंपली अ इमेज एंड एनिमेशन। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए मैं एक ब्रोकर हूं, आप मेरे ऑफिस में आते हो, भाई हमको रिलायंस के 300 शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। सॉफ्टवेयर का नाम आप जानते हैं, नीट एंड बोल्ट। ये क्या होता है सर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर जिससे स्टॉक ट्रेडिंग होती है चिल्ड्रन, उसका नाम है नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। व्हाट? नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। और ये बीएससी का जो है, इसका नाम है बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो जो लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं वो नीट यूज करते हैं, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं वो बोल्ट यूज करते हैं। एग्जैक्टली आपको ट्रेन का टिकट बुक कराना है बच्चों, तो आप आईआरसीटीसी का ऐप यूज कर सकते हो, आप IXIGO यूज कर सकते हो, आप मेक माई ट्रिप यूज कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? बट अल्टीमेटली ये भी डेटा कहां से जाके लेता है बच्चों? समझ में आ गया? तो नीट वाला सॉफ्टवेयर बीएससी में काम नहीं करेगा और बोल्ट वाला एनएससी में काम नहीं करेगा। तो सर ये तो अच्छी दादागिरी है। नहीं, दादागिरी नहीं है। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। व्हाट? इनका एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओडिन, ओपन डीलर इंटीग्रेटेड नेटवर्क। रिपीट, ओपन डीलर इंटीग्रेटेड नेटवर्क। 90% ब्रोकर्स इंडिया में ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये बीएससी वाले भी यूज कर सकते हैं और एनएससी वाले, दोनों लोग यूज कर सकते हैं। इस पे डेटा फीड जो आता है वो एनएससी से भी आता है और बीएससी से भी आता है। वेराज नीट में जो डेटा फीड मिलेगा वो एनएससी वाला मिलेगा, बीएससी वाला नहीं। बोल्ट में जो डेटा फीड मिलेगा वो बीएससी वाला मिलेगा, एनएससी वाला नहीं। तो आईएक्सजीओ में जो डेटा फीड आता है कहां से आता है बच्चों? आईआरसीटीसी से। और मेक माई ट्रिप में भी जो डेटा फीड आता है वो कहां से आता है? आईआरसीटीसी से। तो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज का अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया? बट मेक माई ट्रिप और आईएक्सजीओ प्राइवेट सॉफ्टवेयर है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने जब सोचा हमारा सॉफ्टवेयर तो बहुत चलने लग गया है, लोग हमें जानने भी लग गए हैं, चलो हम भी एक स्टॉक एक्सचेंज खोल लेते हैं। तो इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ 10 साल पहले लगभग खोला था इन्होंने। चल रहा है ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं चलता। गॉट इट क्लियर? सॉफ्टवेयर का नाम समझ में आ गया? स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करते हैं समझ में आ गया? तो सर हम एक काम करते हैं, हम घर में एक लाइब्रेरी सेटअप कर लेते हैं सर। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी काफी चल रही है। कंप्यूटर सोर्स आपने दे दिया, इंटरनेट दे दिया, लोग आ रहे हैं, जिसको जो पढ़ना है दे आर द बायर्स ऑफ एजुकेशन, जिस सोर्स से वो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं दे आर द सेलर ऑफ एजुकेशन। और आपने महीने का 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए रेंट फिक्स कर दिया, तो यू आर अ लाइब्रेरी ब्रोकर। आप बस जगह दे रहे हैं उनको बैठ के पढ़ने की। तो बस वही काम स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। ओके, अपनी लाइब्रेरी आप खुद मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट हो सकता है लाइब्रेरी चलते 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 5 साल बाद इंडिया में क्या होने लग गया? गैम्बलिंग चालू हो गई वहां पे। गवर्नमेंट ने कहा सारी लाइब्रेरीज को रेगुलेट और ऑब्जर्व करेंगे।
तो मेरे को रेगुलेटर ऑफ लाइब्रेरी बना दिया गया। समझ में आ गया? तो जैसे सेबी है वैसे लेबी बन जाएगा, लाइब्रेरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, सेबी अंडरस्टूड चलन। चलिए, तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? दीपावली के टाइम पे बड़ा ऑस्पिशियस टाइम एक होता है लक्ष्मी पूजन का, उसी टाइम पे आधे पौने घंटे की ट्रेडिंग होती है चिल्ड्रन। ये टाइम वेरी करता है, कभी 1 घंटे का होता है, कभी 25 मिनट का होता है। तो इस समय माना जाता है शेयर खरीदना बहुत शुभ है। इस ट्रेडिंग को मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी दीपावली में आप फील करेंगे। ओके, ब्रोकर, पीपल नो व्हाट इज अ ब्रोकर चिल्ड्रन? ब्रोकर का मतलब तो सबको पता है ना। चलिए, सेंसेक्स पता लग गया सबको क्या होता है। आईपीओ पीपल नो, बुल पता है, बाजार बढ़ता है तो बुल और घटता है तो बेयर। समझ में आ गया? चलिए, तो बॉन्ड्स ऑनवर्ड्स हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे चिल्ड्रन। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।